Hello everyone. Today we are going to start next chapter of history, chapter 3 रूलिंग द रूरल इंडिया। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। वो लोग सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर पॉलिटिक्स पे स्टार्ट कर दी और पूरे इंडिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ रूलिंग द रूरल इंडिया मीन्स जो विलेजेस थे इंडिया के, वहाँ पर भी उन लोगों ने अपना टेरिटरी बनानी स्टार्ट कर दी। सो लेट्स बिगिन। ऑब्जर्व द पेंटिंग गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इस पेंटिंग को आप देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो रॉबर्ट क्लिव थे, गवर्नर थे वो समय बंगाल के, उन्होंने जो वहाँ के नवाब थे मुग़ल एम्परर शाह आलम II, उनसे दीवानी के राइट्स लिए। दीवानी क्या होती थी कि अगर किसी को दीवानी का राइट दे दिया मीन्स वो जितनी जगह का उन्हें राइट मिला है उतनी जगह का टैक्स वो लोग कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू वो लोग लेंगे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे दीवानी ले ली। मीन्स जो ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 स्टेट से यहाँ की इन्होंने दीवानी ले ली। तो यहाँ 3 जगहों के टैक्स जितना भी रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है वो कौन करेगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ओके, सो पेंटिंग में उन्होंने बताया कि कितना ग्रैंड मोमेंट है ये, ऐसा पेंटिंग में शो किया हुआ है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो एक सिर्फ इनफॉर्मल सा था जो कि रॉबर्ट क्लीव के टेंट में हुआ था। लेकिन ये पेंटिंग जिसने बनाई है उसको किसने हायर किया था? रॉबर्ट क्लीव ने हायर किया था। तो उन्होंने इसे एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए इस पेंटिंग में शो किया है इस टाइप से। ओके, नाउ लेट्स नो मोर। रेवेन्यू सिस्टम अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एज दीवान। ठीक है, उन्होंने दीवानी ग्रांट करवा ली। तो इन तीनों जगह का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हैंड में हो गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो दीवान वो लोग बन गए। इट वॉज स्टिल मैनली इंटरेस्टेड इन ट्रेड, लेकिन फिर भी अभी भी वो सिर्फ ट्रेड में ही इंटरेस्टेड थे। उन्हें यहाँ पर रूल नहीं करना था, उन्हें सिर्फ बिजनेस करना था जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज़ से आए थे। उनका मेन गोल यही था कि कैसे भी करके हमें रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है, जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी के कॉटन और सिल्क को मिनिमम पॉसिबल रेट में यहाँ से परचेस कर सकें। यहाँ से कम रेट में परचेस करेंगे, फिर उनकी कंट्री में जाके वो उनको हाई रेट में बेचते थे, जिनसे उन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता था। फिर रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम बंगाल swelled up to such an extent that company could now use them to purchase all goods it needed to export from India. Spite of that, English East India Company made no effort to improve the agricultural land in India under control. अब उनके पास दीवानी राइट तो आ गए, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। उन्होंने उस एग्रीकल्चरल लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम नहीं किया। वो लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था उन्हें। तो उन्हें कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना था। उन लोगों ने कभी भी कोई एफर्ट नहीं लगाए कि वहाँ की लैंड में इम्प्रूवमेंट हो। उन्हें सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने से मतलब था। सो उन्होंने बंगाल के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था। और सून क्रैक्स बिगैन टू शो अप इन इकोनॉमी ऑफ दिस रिच प्रोविंसेस। अब एग्रीकल्चरल लैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी तो क्या बेचेंगे? ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उनकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होने लग गया। द कंपनी वॉज फोर्सफुली परचेसिंग गुड्स फ्रॉम आर्टिसंस एट चीप रेट्स एंड पीजेंट्स वर आस्क्ड टू पे लार्ज रेवेन्यूज़। अब वो लोग कंपनी जो थी वो फोर्सफुली जो आर्टिसंस होते थे उनसे चीप रेट में परचेस करते थे गुड्स। आर्टिसंस में जो क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं, तो उनसे वो लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेस करते थे और उन्हें पैसे बहुत कम देते थे। और जो पीजेंट्स थे उनसे भी टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे वो लोग, जिसकी वजह से पीजेंट्स और आर्टिसंस ने विलेज से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो लोग वहाँ से माइग्रेट करने लग गए, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते तो वो लोग टैक्स कहाँ से देंगे। और एग्रीकल्चरल लैंड में तो कोई वो ही नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। Things took turn for worse when 1770 a terrible famine struck Bengal in which about 1/3 of its population was killed. अब ये कंडीशन वर्स्ट कब हो गई? 1770 में, जबकि एक टेरेबल फेमाइन स्ट्रक बंगाल को किया। फेमाइन मीन्स जो अकाल हो जाता, भूखमरी टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पर अबाउट 1/3 जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की, बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो भूखमरी की वजह से मर चुकी थी। मीन्स इतना ज़्यादा हॉरिबल अटैक हुआ था उस समय
क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, वो लोग क्या ग्रो करे क्या खाए, कुछ था ही नहीं उन लोगों के पास, तो इतनी पॉपुलेशन तो वहाँ की मर गई थी। अब वो लोग नया सिस्टम लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट। इन दिस सर्कमस्टेंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द स्टडी फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम बंगाल। अब क्या हुआ, इस सर्कमस्टेंसेस में कंपनी के पास पैसा आना कम हो गया। मैनी ऑफ कंपनी ऑफिशियल नाउ बिगैन टू फील द नीड टू फॉर्मुलेट new agrarian policies which would encourage cultivators to develop cultivable land and increase agricultural produce। अब वो लोग नई पॉलिसी लेके आए जिसको उन्होंने नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट, जिसकी वजह से वो लोग उनका ऐसा सोचना था कि कल्टिवेटर्स को वो लोग उनकी कल्टिवेबल लैंड को डेवलप करेंगे और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करेंगे। इस इशू पर डिबेट करने के बाद 2 डिकेड्स के बाद मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स तक तो ऐसे ही चला, उन लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, पॉपुलेशन ही वहाँ की आधी ख़त्म हो गई। वो लोग न्यू रेवेन्यू सिस्टम लेके आए 1793 में। अब 1770 में इतनी बुरी हालत हो गई थी, उसके बाद 1793 में वो लोग न्यू पॉलिसी लेके आए जिसको उन्होंने नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। किसने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस सिस्टम के अंदर जो राजा और तालुकदार होते थे वहाँ कर, तालुकदार में जो डिस्ट्रिक्ट तालुका से होते थे ना पहले, तो वहाँ के जो ऑनर्स होते थे उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज ज़मींदार एंड वर मेड हेरिडिटरी ऑनर्स ऑफ लैंड। मीन्स उन्होंने ज़मींदार से अपॉइंट कर लिए और जो पर्टिकुलर लैंड होती थी वहाँ की ज़मींदारी उनको दे दी कि वहाँ से टैक्स वो लोग कलेक्ट करेंगे। वो लोग कौन बन गए? अब एजेंट बन गए उनकी कंपनी के, और पीजेंट से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? अब ज़मींदार कलेक्ट करेंगे। अ पार्ट ऑफ रेंट वॉज कलेक्टेड पेड टू द कंपनी एज रेवेन्यू एंड रेस्ट कुड बी रिटेन्ड बाय ज़मींदार एज देयर ऑन प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट उन लोगों ने फिक्स कर दिया कि आप ज़मींदार को उन्होंने हायर कर लिया कि ज़मींदार जो है वो अब पीजेंट से टैक्स वो लोग कलेक्ट करेंगे और फिर कंपनी को देंगे। तो उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट आपको हमें देना ही देना है, फिर आप पीजेंट से कितना भी लो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कंपनी को। ठीक है, तो उन्होंने ज़मींदार को, इससे क्या होता था, ज़मींदार को प्रॉफिट होने लग गया कि उन्होंने तो अमाउंट फिक्स कर दिया कंपनी ने कि हमें तो सपोज़ आप कीजिए कि अब महीने के आपको एक फार्मर से 100 रुपये लेने हैं, तो उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया कि आपको हमें 100 रुपये देने ही देने, फिर आप पीजेंट से कितना भी लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो इफ अ ज़मींदार फेल टू पे द रेवेन्यू ऑन सेट डेट, हिज ज़मींदारी राइट्स वर टेकन अवे बाय कंपनी एंड सोल्ड ऑफ एट पब्लिक ऑक्शन। अब अगर कोई ज़मींदार फेल हो गया कि वो रेवेन्यू नहीं दे पाया, तो फिर उनकी ज़मींदारी राइट ले ली जाती थी और उन्हें बेच दिया जाता था। ठीक है, एज द नेम ऑफ दिस सिस्टम सजेस्ट रेवेन्यू टू पेड बाय ज़मींदार वॉज फिक्स परमानेंटली। दिस मीन दैट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू कंपनी कुड नॉट बी चेंज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, तो उन्होंने परमानेंटली फिक्स कर दिया अमाउंट, अब वो फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, चाहे वो कल्टीवेशन अच्छा हो ना हो, पीजेंट्स के पास पैसा आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, वो लोग दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो सिर्फ ज़मींदार से मतलब था कि ज़मींदार को उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया कि आपको इतना हमें देना ही देना है, तो वो ज़मींदार को देना है, फिर वो कैसे भी करके दे। Company felt that by fixing revenue permanently, it would get certain amount of revenue each year, even during the type of crop failures. अब इससे कंपनी को क्या लगा कि अब क्रॉप फेलियर भी हो गया है, सपोज क्रॉप नहीं भी ग्रो हुई किसी साल, हमें तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा ही। सो इट ऑल्सो अज्यूम्ड दैट विद नो इंक्रीज इन रेवेन्यू एवर, जमींदार्स वुड अर्न इंक्रीज प्रॉफिट ईच ईयर विच दे वुड इन्वेस्ट बैक इन लैंड, दस इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब उन्होंने सोचा कि अगर ज़मींदार प्रॉफिट कमाएगा तो वो फिर उस लैंड में इन्वेस्ट करेगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कंपनी ने सोचा था। अब ज़मींदार को जो प्रॉफिट मिल रहा था तो वो लोग अपने पास रख रहे थे, उन्होंने सोचा कि हमें क्या लेना देना, हमें तो हमारा पैसा मिल रहा है, और वो प्रॉफिट ज़मींदार कमाने लग गए, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दिस अजम्पशन ऑफ कंपनी प्रूव्ड रॉन्ग। Zamindars did not invest their profit in improving the quality of land. In fact, many of them failed to pay the revenue that had been fixed at high rates and lost their ज़मींदारी। अब ज़मींदार को प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने अपने पास रख लिया, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि वो लोग ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू पे करने में फेल हो गए, तो उनसे उनके ज़मींदारी राइट छीन ले गए, क्योंकि जो अमाउंट फिक्स किया था कंपनी ने वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो 1/3 ज़मींदारी वॉज सोल्ड ऑफ विद इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट।
तो जब परमानेंट सेटलमेंट इशू हुआ इसके फर्स्ट 3 डिकेड में मीन्स अबाउट 30 ईयर्स में 1/3 ज़मींदारी तो सॉल्व हो गई, मतलब इतने लोग तो पे कर ही नहीं पाए। इन अर्ली 19th century इकोनॉमी ऑफ बंगाल बिगैन टू इम्प्रूव, कल्टिवेशन स्टार्टेड एक्सपेंडिंग स्लोली thereby पुशिंग अप द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन मार्केट्स। अब अर्ली 19th century में क्या हुआ, इकोनॉमी बंगाल की इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई, जो कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लग गया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी मार्केट में अच्छी होने लग गई। इनकम ऑफ ज़मींदार इंक्रीज एज दे कुड नाउ सेल ऑफ क्रॉप्स एज इंक्रीज मार्केट रेट। अब जो ज़मींदार थे उनकी इनकम इंक्रीज होने लग गई, क्यों? क्योंकि जो कल्टीवेशन अच्छे से ग्रो हो रही थी वो तो पीजेंट से कलेक्ट कर रहे हैं पैसा अच्छे से, लेकिन वो कंपनी ने तो अमाउंट फिक्स कर रखा तो उनको इतना देना ही नहीं था, तो ज़मींदार जो थे उनकी इनकम अच्छी होने लग गई। कंपनी कुड नॉट रेज इट्स प्रॉफिट एज रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। अब कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने तो अमाउंट फिक्स कर रखा था। Still, zamindar did not take off efforts to improve the land as they were interested only in collecting rent from peasants without making investment. अब ज़मींदार जो थे वो तो लैंड इम्प्रूव करने में कोई एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे थे, उन्हें भी अपने प्रॉफिट से मतलब था, उन्हें तो रेंट कलेक्ट करना था सिर्फ पीजेंट से और कंपनी को देना था, तो उन्होंने अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पीजेंट्स ऑल्सो फेल्ट ब्रुंट ऑफ द न्यू सिस्टम। पीजेंट्स परेशान क्यों? क्योंकि उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उन्हें तो टैक्स देना ही देना है। दे वर फोर्स्ड बाय जमींदार टू पे हाई रेंट फॉर लैंड दे कल्टिवेटेड। अब ज़मींदार जो थे वो भी पीजेंट्स को परेशान करते थे, वो भी हाई रेंट कलेक्ट कर रहे थे। दे ऑफन डिड नॉट हैव मनी टू पे द रेंट एंड हैड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लैंडर। अब जो पीजेंट्स होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, वो भी मनी लैंडर से लोन लेते थे कल्टिवेशन के लिए, और इन केस अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो उन्हें फिर अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती थी। आफ्टर ऑल परमानेंट सेटलमेंट had taken away their right of ownership and reduced their status as rent payings. सो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे उनकी ऑनरशिप भी चली गई और उनका स्टेटस भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि उन्हें अपनी ही ज़मीन का रेंट देना पड़ रहा था। नाउ अब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था इसको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़े और इसका फेलियर भी हो गया, क्योंकि ये पॉलिसी वर्क नहीं कर पाई। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब हमें इसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो लोग नए पॉलिसीज लेके आए। अब नेक्स्ट पॉलिसी है उनकी महलवारी सिस्टम। 1822 में न्यू रेवेन्यू सिस्टम वो लोग लेके आए, जिसको नाम दिया गया महलवारी सेटलमेंट, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी बंगाल प्रेसिडेंसी की, वहाँ पर इन लोगों ने इसे अप्लाई किया। महलवारी वर्ड जो है वो हिंदी वर्ड है जो कि डिराइव हुआ महल से, जिसका मतलब होता है कि बिग हाउस और अ डिस्ट्रिक्ट। सो रेवेन्यू पर्पज से ये टर्म ब्रिटिशर्स ने किसके लिए यूज़ करी, एक पूरे विलेज के लिए, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, जहाँ से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मीन्स अब पर्टिकुलर पीजेंट से वो लोग टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे और पूरे विलेज से एक साथ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सो इस सिस्टम को किसने डेवलप किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। दैट रिकग्नाइज विलेजेस फॉर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड देयरफॉर शुड बी प्रिजर्व्ड। उनके गाइडेंस में उन लोगों ने फिर एक कलेक्टर्स हायर किए कि पर्टिकुलर विलेज के, हर एक विलेज के एक कलेक्टर होंगे जो कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। उन लोगों ने उन्हें विलेजेस में साइन किया। वो लोगों ने एक एस्टिमेटेड विलेज का पूरा मेजरमेंट किया कि किस विलेज में किस पीजेंट के पास कितनी लैंड है, किसकी ग्रोथ क्रॉप्स कितनी अच्छे से ग्रो होती है, किसकी नहीं होती, उसके अकॉर्डिंग वो लोग फिर टैक्स कलेक्ट करते थे। और उन्होंने अमाउंट भी फिक्स नहीं किया। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग उसको अमाउंट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से रिवाइज करेंगे, मीन्स चेंजेस करते रहेंगे, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स नहीं किया गया जैसा कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में किया था। द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। एक विलेज का हेडमैन बना दिया उन्होंने, जो कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे अब पीजेंट से और कंपनी को पे करेंगे। द रेवेन्यू रेट्स कंटिन्यू टू बी हाई अंडर दिस सिस्टम। और जो उन्होंने रेट्स पे करने थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे। द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स रिमेन पीटिएबल हु वर नाउ एक्सप्लॉयटेड बाय विलेज हेडमैन। अब पीजेंट्स की कंडीशन और भी ज़्यादा पीटिएबल हो गई, क्योंकि जो विलेज हेडमैन थे वो भी एक्सप्लॉयट कर रहे थे। फिर वो न्यू सिस्टम लेके आए, रोटवारी सिस्टम। अ न्यू मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज डिवाइज्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड and introduced it in some areas seized by company after defeating Tipu Sultan
द सिस्टम वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो एंड ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट साउथ इंडिया। अब वो फिर से न्यू सिस्टम लेके आए, रियोतवारी सिस्टम। रियोत मतलब साउथ इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, उन्हें रियोत कहा जाता है। तो ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड फिर न्यू सिस्टम लेके आए साउथ इंडिया में, जब उन्होंने टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया था, और इसे फर्दर डेवलप किया थॉमस मुनरो ने। तो इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, रियोतवारी सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर सर्विंग द फील्ड्स केयरफुली। Since there was no tradition of zamindar system in South India, the land revenue was directly collected from roads or cultivators by official appointed by company. अब साउथ इंडिया में क्या होता है, ज़मींदारी नहीं होती है। ज़मींदार नहीं होते थे तो डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्ट किया जाता वो पीजेंट से किया जाता था, रोड से कलेक्ट किया जाता था, जो ऑफिसर्स उन लोगों ने कंपनी ने अपॉइंट किए हैं। तो बीच में ज़मींदारी का जो कमीशन होता था वो हट गया। New system recognized roads as owner of their land and this came to be known as Jyotwari system. The revenue was not fixed permanently and was raised every 30 years. जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे उसे भी फिक्स नहीं किया, और हर 30 ईयर्स में वो लोग अमाउंट को रिवाइज करते थे। The company believed that eliminating the middlemen such as zamindars would increase their revenue collection and would also save the roads from exploitation. तो कंपनी ने सोचा कि अब हमने ज़मींदारी हटा दी, मिडिलमैन हट गया, तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज़ होगा और जो पीजेंट्स हैं वो लोग भी एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस द सिस्टम कुड नॉट अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ रोड एज रेवेन्यू डिमांडेड फ्रॉम देम वॉज राइड हाई एज 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जो कंडीशन थी रोड्स की वो अपलिफ्ट नहीं हुई, क्योंकि वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। जितना उनका क्रॉप प्रोडक्शन हुआ उसका 50% उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इफ़ दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू ऑन टाइम द लैंड वॉज सोल्ड बाय द कंपनी। अगर वो लोग टाइम पर रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो कंपनी उनकी ज़मीन को बेच देती थी। इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर दे हैड टू बोरो फ्रॉम मनी लैंडर्स हु वर हाईली एक्सप्लॉयटिव। और किसी टाइम पे अगर क्रॉप फेलियर हो गई, क्रॉप नहीं ग्रो हो पाई, तो फिर उन्हें लोन लेना पड़ता था। जो कि मनी लैंडर्स होते थे उनसे लोन लेते थे, तो वो लोग भी उन्हें एक्सप्लॉयट करते थे। रोड्स हु वर अनएबल टू पे बैक द लोन abandoned the villages. The system also gave much power to the revenue officials whose activity were largely unchecked. So none of the three major revenue system introduced East India Company was without flaws. None could improve the miserable condition of peasants or encourage the cultivators to invest in the land. So ये तीनों सिस्टम फेल हो गए। इससे जो पीजेंट्स थे उनकी कंडीशंस में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग इंडिगो फॉर यूरोप। अब जो इंडिगो होती है, नील जो हम लोग कहते हैं कपड़ों पे लगाते हैं डाई, उसके प्रोडक्शन स्टार्ट किया। आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन फार्मर फॉर ईयर्स टू हाई yield high revenue, English East India Company realized that Indian villages could also be used for growing the crops that were in high demand in Europe. अब इंडियन फार्मर को इतने सालों तक एक्सप्लॉइट करने के बाद कंपनी ने क्या सोचा कि जो इंडियन विलेजेस है वहाँ पर उन चीज़ों की कल्टीवेशन ज़्यादा होना चाहिए जिनकी डिमांड यूरोप में ज़्यादा है। सो एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि कंपनी स्टार्ट वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो फार्मिंग इन इंडिया। ओपियम और इंडिगो की फार्मिंग इंडिया में उन लोगों ने सोचा इनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा है, तो हम इनकी कल्टीवेशन स्टार्ट कराते हैं इंडिया में। सो फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और फोर्स द इंडियन कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक जूट, टी, शुगर कैन, वीट, कॉटन एंड राइस। इन सब प्रोडक्ट्स की कल्टीवेशन स्टार्ट की। लेट अस रीड हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंडेड द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया। इंडिया में इंडिगो की कल्टीवेशन कैसे एक्सपैंड की। इंडिगो प्लांट हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस अर्ली टाइम्स टू ऑब्टेन कलर फास्ट ब्लू डाइज फॉर क्लॉथ। इंडिया में इसकी कल्टीवेशन होती थी अर्ली टाइम से, जो कि क्लॉथ में डाई करने के काम आता है ब्लू कलर। बाय द 13th century when East India Company was still not formed, Indian indigo was exported to Italy. 13th century में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई भी नहीं थी तब इंडियन इंडिगो एक्सपोर्ट होता था इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में क्लॉथ डाइंग के लिए। इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड इन स्मॉल अमाउंट, इट्स प्राइस इन यूरोपियन मार्केट वॉज वेरी हाई।
क्योंकि इंडिगो जो था वो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी यूरोपियन मार्केट में। सो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर ने क्या किया, वुड प्लांट को यूज़ करना स्टार्ट किया। वुड प्लांट से भी वॉयलेट और ब्लू डाई किया जाता है, लेकिन वुड जो है वो टेम्परेट प्लांट है जो कि नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में ग्रो होते हैं, लेकिन वो रेडली अवेलेबल यूरोप में नहीं होते हैं। सो वुड प्रोड्यूसर्स को क्या लगा कि उनकी डिमांड कम हो जाएगी अगर इंडिगो की सप्लाई ज़्यादा हुई मार्केट में यूरोप में, तो फिर जो वुड प्लांट की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से इंडिगो को बैन करने के लिए कहा, लेकिन जो डल और पेल ब्लू कलर आता है वुड डाई से, उसको यूरोपियन क्लॉथ डायर्स ने लेने से मना कर दिया। सो दे लाइक टू यूज़ इंडिगो डाई फॉर ब्राइट ब्लू कलर टू इट गिव टू द क्लॉथ। उन्हें इंडिगो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उससे ब्राइट और अच्छा कलर आता है। सो 17th सेंचुरी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने दे कुड मेक द गवर्नमेंट्स एग्री टू लिफ्ट बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। सो उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि वो इंडिगो के ऊपर से बैन हटा दे। Another twist came at the close of 18th century when modern textile industries were established in Britain. एक और ट्विस्ट तब आया जब 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो इस्टेब्लिश हो गई ब्रिटेन में, तो वहाँ पर कॉटन क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना स्टार्ट हो गई, जिससे कि इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई ब्रिटेन में। एट दिस टाइम द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन वर्ल्ड फेल बाय हाफ एज वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका स्टॉप्ड सप्लाइंग द इंडिगो। फिर जब इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन होता था तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका ने सप्लाई करना बंद कर दिया, तो ब्रिटेन के पास ऑप्शन और कोई नहीं बचा, तो वो लोग फिर इंडिया ही आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ब्रिंगिंग मोर एरियाज ऑफ इंडिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन, एंड बाय द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी बंगाल इमर्ज एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो इन द कंट्री। अब उसकी इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो कल्टिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने का स्टार्ट किया इंडिया में। फिर 18th सेंचुरी के हाफ में जो बंगाल था वो लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया इंडिगो का। By 1810, 95% of Indian indigo was being imported into Britain. 95% इंडियन इंडिगो एक्सपोर्ट होने लग गई ब्रिटेन में। हाई प्रॉफिट फ्रॉम इंडिगो ट्रेड lured many company officials, Scotsmen and Englishmen to become indigo plant. सो इससे इंडिगो की कल्टिवेशन से इतना हाई प्रॉफिट हो रहा था, तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल, स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन जो थे वो इंडिगो प्लांटर्स बन गए। उन्होंने कंपनी से और बैंक से लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ताकि इंडिगो की कल्टीवेशन एंकरेज हो इंडिया में और ज़्यादा। सिस्टम फॉर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड थ्रू 2 मेन सिस्टम। अब इंडिगो को कल्टिवेशन जो होता था उसमें 2 मेन सिस्टम थे, एक था निच और एक था रोटी। अंडर निच सिस्टम इंडिगो वॉज ग्रोन इन प्लांटेशन ऑन्ड और रेंटेड बाय रिच प्लांटर्स। निच सिस्टम में क्या होता था, जो इंडिगो ग्रो होती थी वो रिच प्लांटर्स के थ्रू ऑन्ड या रेंटेड होती थी, और जो क्रॉप कल्टीवेट होती थी उसमें हायर्ड लेबरर्स लगते थे, मीन्स मजदूर लगाने पड़ते थे। और रोटी सिस्टम में क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे उन्हें फोर्सफुल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था प्लांटर्स के थ्रू कि वो लोग उनकी लैंड पर कल्टीवेशन करें इंडिगो का। अब निच कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम आई कि जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वॉज पॉसिबल ओनली ऑन फर्टाइल लैंड एंड इट्स फार्मिंग वॉज प्रॉफिटेबल ओनली ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग। जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती है वो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे ही पॉसिबल है, और जो उसकी फार्मिंग प्रॉफिटेबल कब होती है, जब उसको बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड किया जाए, इतनी लार्ज लैंड होल्डिंग लगती थी उसके लिए। फर्टाइल एरिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग इंडिगो वर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू विच प्लांटर्स कुड एक्वायर स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स। अब जो फर्टाइल एरिया था इंडिगो के लिए वो पॉपुलेटेड था, डेंसली पॉपुलेटेड था, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। सो जो प्लांटर्स थे उन्हें स्मॉल और स्कैटर्ड प्लॉट से मिलते थे। एनी अटेम्प्ट टू टेक द लैंड अराउंड इंडिगो फैक्ट्री ऑन लीज बाय एविक्टिंग द पेजेंट्स फ्रॉम इट लेड टू वायलेंट प्रोटेस्ट। Therefore, niche planters could not extend their plantations. तो उन्हें पेजेंट्स को वहाँ से हटाना पड़ता था, तो एक वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, तो निच प्लांटर्स जो था वो अपनी प्लांटेशन एक्सटेंड नहीं कर पाए। हायरिंग सफिशिएंट लेबरर्स टू वर्क ऑन प्लांटेशन वाज अनदर डिफिकल्टी फेस्ड बाय निच कल्टिवेटर्स। अब इतने लेबरर को हायर करना भी उनके लिए डिफ़िकल्टी थी निच कल्टिवेटर्स के लिए। तो जो क्रॉपिंग सीजन थी राइस की,
वो भी इंडिगो के साथ ही थी। मीन्स सेम सीजन में दोनों क्रॉप्स ग्रो होती थी, राइस भी और इंडिगो भी। तो लार्ज नंबर ऑफ लेबर वॉज रिक्वायर्ड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, इट वॉज ऑक्यूपाइड विथ कल्टिवेशन ऑफ राइस। अब बहुत ज़्यादा लेबर उन्हें इंडिगो के लिए भी लगते थे, जो कि राइस कल्टिवेशन में भी लगे हुए रहते थे, तो दोनों जगह तो लेबर वर्क नहीं कर सकते थे। So requirement of plow and bullock in indigo plantation was far more than those needed for cultivation of other crops. अदर क्रॉप्स के लिए जितने लेबर लगते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लेबर इंडिगो कल्टीवेशन में लगते थे। सो इट वॉज नॉट ईजी टू बाय एंड मेंटेन सच लार्ज नंबर ऑफ प्लॉज। सो प्लॉज और बुलक्स जो लगते थे वो भी बहुत ज़्यादा लगते थे, तो ये ईजी नहीं होता था कि उन्हें मेंटेन करना। और वो जो प्लॉ और बुलक्स थे वो राइस कल्टीवेशन में भी लगे हुए रहते थे, तो उन्हें बाय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सो टिल द लेट 19th सेंचुरी लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडो वॉज अंडर द निजी सिस्टम एंड रेस्ट वॉज अंडर द रोटी सिस्टम। सो 25% लैंड प्रोड्यूसिंग जो इंडिगो थी वो निजी सिस्टम के अंदर थी, और जो बाकी बची हुई थी वो रोटी सिस्टम के अंदर थी। अब रोटी सिस्टम में क्या हुआ, अंडर रोटी सिस्टम रोड्स और कल्टिवेटर्स वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू टेक लोन्स ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रो इंडिगो अंडर टर्म विच वर द लिस्ट फेवरेबल टू देम। रोटी सिस्टम में क्या हो गया, उन्होंने रोड्स और कल्टिवेटर्स से प्लांटर्स ने फोर्सफुली उन्हें लोन लेने को कहा कि आप हमसे लोन लीजिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दीजिए कि आप इंडिगो ग्रो करेंगे लिस्ट फेवरेबल कंडीशंस में। So the contract compelled the roads to grow indigo on at least 25% of their land. So उन्होंने जो peasants थी उनके 25% लैंड में इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा। As per the term of contract, planters gave roads the seed and drill required for cultivating indigo. So उनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अकॉर्डिंग प्लांटर्स जो थे वो रोड्स को क्या देते थे, सीड्स देते थे और ड्रिलिंग देते थे ताकि वो इंडिगो कल्टिवेशन कर सके। The roads labored in the fields, looked after the crop and delivered the harvested crop to the plant. अब जो रोड्स रहते थे वो फील्ड के ध्यान रखते थे, वहाँ पर मजदूरी करते थे, क्रॉप्स का ध्यान रखते थे, और फिर जब वो हार्वेस्टेड क्रॉप रहती थी वो प्लांटर्स को डिलीवर कर देते थे। और फ्रेश लोन वॉज गिवन टू रोड टू सो रेज एंड रीप अनदर क्रॉप ऑफ इंडिगो। फिर जब वापस से वो लोग लोन देते थे, जब वो सोइंग और रिपिंग का टाइम होता था इंडिगो का, तो वो फिर से उनको लोन दे देते थे। सो रोटी सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उन्हें। जो रोड्स होते थे वो फेयर प्राइस में उन्हें कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लोन्स रीपे नहीं कर पाते थे। और जो प्लांटर्स होते थे वो रोड्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करे, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती थी वहाँ पर, जहाँ पर राइस ग्रो होते थे। और इंडिगो जो होती है उसकी रूट्स इतनी डीप होती है कि वो सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि राइस के लिए अनफिट होता है, वहाँ पर फिर राइस क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती थी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें पीजेंट्स को फेस करनी पड़ती थी। A sudden and remarkable change has come over the rural population of Bengal. All at once they have asserted their independence. The road has at length been roused to action and has resolved to wear his chains no longer. The extraordinary feeling with which the rural population regards the system of indigo planting in lower Bengal has produced in some localities an outburst unexpected by the most फासिंग। अब क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम्स किसे फेस करनी पड़ रही थी, पीजेंट्स को। तो फिर उन लोगों ने इन सब चीज़ों को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सो न्यू टॉपिक आया द ब्लू रेबेलियन। The discontent of road cultivating indigo was growing with time. The exploitative contract they were forced to sign and thrown them into never-ending trap of debts. Indigo cultivation was slowly turning the land barren, causing decline in food reserve. अब जो रोड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनसे ज़बरदस्ती बनवाए गए प्लांटर्स के थ्रू, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा। इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से उनकी जो कल्टीवेटिंग लैंड थी वो भी बैरन होने लग गई, बंजर ज़मीन होने लग गई, वहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होने लग गई। So the resentment of roads accumulated over time and created an explosive situation in rural areas of Bengal. In March 1849, the Rhodes launched a movement for non-cultivation of indigo in Bengal. मार्च 1849 में जो रॉड्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया कि वो बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, स्टॉप्ड पेइंग रेंट्स टू द प्लांटर्स, बिट अप द गोमास्थास। गोमास्थास कौन होते थे, जो प्लांटर्स के एजेंट होते थे, जो रेंट कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। तो उन्होंने गोमास्थास को मारना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रेंट पे करने से भी मना कर दिया।
और इंडिगो फैक्ट्रीज से वेपन्स के थ्रू अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो वुमेन थी वो लोग भी उनकी मैन के फाइट में ज्वाइन हो गई। द रॉड्स हु कंटिन्यू टू वर्क फॉर प्लांटर्स फॉर सोशली बाइकॉटेड, उन्हें सोशली बाइकॉट कर दिया किसी प्लांटर्स को। द रॉड्स प्लेस्ड that they will not accept loans to grow indigo and refuse to take the blows of lathis of planters lathials silently। उन लोगों ने लोन्स भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिए। सो जो अपराइजिंग हुआ था इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट प्लांटर बिकेम पॉपुलर एज ब्लू रेबेलियन। इट गॉट इट नेम आफ्टर द ब्लू कलर ऑफ इंडिगो डाई। सो ये बंगाल के पीजेंट्स ने जो रेबेलियन स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये ब्लू रेबेलियन के नाम से फेमस हुआ because of the color of indigo dye. Okay, a decade later the Rhodes succeeded in garnering the support of village headmen and zamindar of Bengal। डिकेड लेटर के बाद क्या हुआ, रोड सक्सीड हो गए उनके इस मूवमेंट में, क्योंकि जो विलेज हेडमैन थे और ज़मींदार थे बहुत सारे बंगाल के, उन लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। द हेडमैन जो कि अनहैप्पी थे कि इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे फोर्सफुली साइन करवाया जाता था पीजेंट से, उनके बैटल में हेडमैन भी उन्हें सपोर्ट करने लग गए। कुछ ज़मींदार जिन्हें भी ये पावर अच्छी नहीं लगी थी प्लांटर्स की, वो लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे। दे वर एंग्री विद प्लांटर्स एट बीइंग कंपेल्ड टू रेंट आउट द लैंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द रोड्स ऑल्सो डेवलप्ड अ मिसप्लेस्ड नोशन दैट दे हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन their स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटर्स। This encouraged the Rhodes to take a more firm stand in their struggle. However, in reality, the protest of indigo farmers just 2 years after the revolt of 1857 had worried the British government, and it was trying ways to keep the situation under check by being vigilant of the activities in indigo producing districts and by pacifying the Rhodes। अब जब इन्होंने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया उसके 2 इयर्स के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा, उन्हें पीजेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें पैसिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उन्होंने इन विंटर ऑफ 1859 वैन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी सेट आउट ऑन अ टूर इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट टू मॉनिटर द कंडीशन। द रोड्स फेल्ट दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इट सिंपैथी विद देम। फिर 1859 में जब गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में वो लोग डिस्ट्रिक्ट को सर्वे करने के लिए आए, तो फिर रोड्स को लगा कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिंपैथी है उनके साथ। This signal was sent again when Magistrate of Barasat and Ashley Adden issued a notice to planters asking them not to force Rhodes to sign indigo contract। फिर उन्हें फिर से तब फील हुआ जब एशले एडन ने एक इशू नोटिस जारी किया प्लांटर्स को कि वो लोग रोड से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाएंगे। एडन थ्रू दिस नोटिस वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई द पीजेंट एंड कंट्रोल द रेबेलियन। इसके थ्रू एडन क्या नोटिस करवाना चाहते थे कि वो पीजेंट्स को पैसिफाई कर रहे हैं और वो रेबेलियन को कंट्रोल करना चाहते थे। सो रोड्स टुक दिस एज अ सपोर्ट फॉर रेबेलियन एंड रेबेलियन स्प्रेड फर्दर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। एज रेबेलियन स्प्रेड रोड्स स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ऐसे ये रेबेलियन धीरे धीरे सब जगह फैल गया और उन्हें दूसरे पीजेंट्स जो थे उनसे भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। द इंटेलेक्चुअल रॉट अबाउट पिटिएबल कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ऑपरेशन ऑफ द प्लांटर्स। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों ने इनके कंडीशन के बारे में लिखना स्टार्ट किया। मीन्स ये पूरी न्यूज़ मीडिया तक भी पहुंच गई और उसके थ्रू वो सब जगह फैल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट पुल्ड इन मिलिट्री टू सेफगार्ड द प्लांटर्स। इंडिगो कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1860 टू लुक इन टू द फ्लॉज ऑफ एक्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी ऑफ ऑपरेसिंग द इंडिगो कल्टिवेटर्स। Recording his observation commission report, E.W.L. Tarr has mentioned not a chest of indigo reached England without being stained with human blood. Nonetheless, commission asked Rhodes to complete their existing contracts. In November 1860, the British government passed order notifying that it was illegal to force the Rhodes to cultivate indigo. This marked the victory for indigo farmers of Bengal. Okay, तो इतना सारा सब कुछ उनका रेबेलियन सब जगह फेल गया था। जो मीडिया थी, प्रेस थी, उन लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा बताया, सब जगह न्यूज़पेपर वगैरह में ये न्यूज़ छपी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें फिर समझ में आया, उन्होंने प्लांटर्स को नोटिस भेजा कि वो लोग अब अपना कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो पीजेंट से अब फोर्सफुली कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगे। सो 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि ये इलीगल है रोड से इंडिगो कल्टिवेट करवाना फोर्सफुली। सो ये एक विक्ट्री थी बंगाल फार्मर्स के लिए। सो ग्रेजुअली इंडिगो प्रोडक्शन स्टॉप हो गया बंगाल में, और जो प्लांटर्स थे उन लोगों ने इंडिगो की क्रॉपिंग कहाँ पर स्टार्ट कर दी, बिहार में। सो इन लेट 19th century इंडिगो ट्रेड वॉज बैडली अफेक्टेड आफ्टर सिंथेटिक डाइज वर डिस्कवर्ड इन यूरोप।
फिर इंडिगो की ट्रेड इफ़ेक्ट हो गई कब, जब यूरोप में सिंथेटिक डाइस डिस्कवर हो गई। फिर 1917 में मोहनदास गांधी जो थे उन्होंने चंपारण को विज़िट किया और वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया जो कि चंपारण मूवमेंट के नाम से फेमस है।